हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू DSGK टू ऑल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ 17 जून के करंट अफेयर लेके। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये किस दिन मनाया जाता है। एक्चुअली ये दोस्तों क्या है, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं और घर में उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिसकी बहुएँ करती हैं या कुछ तो बेटे भी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो उसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये है तो मतलब ये दिवस मनाया जाता है। और ये किस दिन मनाया जाता है, तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 15 जून। तो ये 15 जून को मनाया जाता है। ये क्या है, ये UN का एक संघ है, बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम संघ। तो इसके द्वारा ही ये मनाया जाता है। और यह दोस्तों इसकी जो घोषणा हुई थी, मतलब इसके द्वारा मनाने की घोषणा इसको हुई थी। और इसमें क्या है, जो 60% से ऊपर की एज के जो लोग हैं उसमें 16% लोगों के साथ ऐसा होता है। जो 60% से ऊपर के लोग हैं उसमें 16% लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है। और ये किसकी, ये क्या है, WHO ने इसको मतलब WHO द्वारा ये मनाया जाता है। तो WHO का दोस्तों पता ही, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इसकी हुई थी दोस्तों 1945 में। ठीक है दोस्तों। और अब आती है दोस्तों बातें, और दोस्तों इसी दिन एक दिन और मतलब एक डे और मनाया जाता है। वो क्या है, विश्व पवन दिवस, वैश्विक पवन दिवस। वो भी इसी दिन 15 जून को मनाया जाता है। और दोस्तों ये किस लिए मनाया जाता है, एक्चुअली इसमें क्या है, लोगों को जो पवन ऊर्जा है उसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या करना, मतलब जागरूक करने के लिए। क्योंकि जो ये पवन ऊर्जा है दोस्तों, ये एक कभी ना नष्ट होने वाली ऊर्जा है। ये हमेशा अंत काल तक बनी रहेगी। जो हमारी बाकी ऊर्जा के सोर्स हैं, जैसे पेट्रोलियम है, मतलब पेट्रोलियम है, खनिज है, कोयला है या बिजली है, ये क्या है दोस्तों, ये एक मतलब एक टाइम पे आके इनके जो भंडार है वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, इस तरह की जो ऊर्जाएं होती हैं जो नेचुरल हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो क्या है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पवन ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करना, तो उसी के अवेयरनेस के लिए यह दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा, काफ़ी जो मतलब जो मरुस्थल एरिया है, खुले एरिया, वहाँ पर क्या पवन चक्कियाँ लगी रहती हैं। तो उनसे क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है। एक्चुअली दोस्तों ये हमारे अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। इनका कार्यकाल अभी क्या था, पहले 3 साल, मतलब अभी इनका जो कार्यकाल है वो जून में कंप्लीट हो चुका है। और अब क्या है, इनका 3 साल का जो कार्यकाल वो कंप्लीट हो चुका था, अब उनका 1 साल के लिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 साल। इसमें एक्चुअली बाय मिस्टेक लिखा नहीं गया है, तो 1 साल इसका कार्यकाल अभी और बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों ये अटॉर्नी जनरल का रोल क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, जो प्रेजेंट की सरकार होती है उसके कोई उससे रिलेटेड कोई भी केस होते हैं तो ये क्या करता है, उनकी वकालत करता है। मतलब जो भी सरकार की तरफ से कोई भी वो जो केस लड़ते हैं अदालत में, उनकी तरफ से किसी भी केस की सुनवाई तो वो अटॉर्नी जनरल का काम होता है, तो वह ये केस लड़ते हैं। तो ये वेणुगोपाल जी हैं हमारे अटॉर्नी जनरल। तो इनका अभी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब आते हैं दोस्तों नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, जर्मिक्लिन नामक सैनिटाइज़र चैम्बर किसने विकसित किया है। तो दोस्तों ये जर्मिक्लिन पहले मतलब क्या है, ये एक तरह का मतलब ये क्या है, एक तरह से चैम्बर है। इसमें क्या होता है, जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, डॉक्टर हैं, पुलिसकर्मी हैं, तो उनकी जो ड्रेसेस होती हैं उनको सैनिटाइज करने के लिए इसको विकसित किया गया है मोस्टली। ठीक है दोस्तों। और ये किसने किस तरीके, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो अपना ऑप्शन ए, DRDO ने इसको विकसित किया है। DRDO को जो आपको दोस्तों पता ही होगा मोस्टली, मैं आपको एक बार कन्फर्म कर देता हूँ DRDO के बारे में। इसका फुल फॉर्म बनती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसकी जो फॉर्मेशन हुई दोस्तों वो हुई थी 1958 में।
और इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली। और इसका डायरेक्टर जनरल क्या है, जी सतीश रेड्डी। अब दोस्तों इसका एक मोटो है, मतलब इसका जो मोटो है, जो इसकी टैगलाइन है वो है वलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। तो काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछे भी गया है इसका मोटो। तो दोस्तों ये है DRDO का। और दोस्तों जो DRDO इसका काम क्या होता है, जितने भी हमारे जो युद्ध से रिलेटेड कोई भी सामग्री है, हथियार है, कुछ भी जो बनाता है, जो अपनी स्वदेशी होती है, वो मोस्टली क्या है DRDO के थ्रू ही बनाई जाती है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति कहाँ पाई गई है। तो दोस्तों ये कहाँ पाई गई मछली की एक नई प्रजाति, तो इसका जो राइट आंसर दो है वो ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में एक मछली की नई प्रजाति पाई गई है और उसका नाम बड़ा अजीब सा है, वो है सीजोथोरकस सिकुसी रोमानेसिस। तो दोस्तों ये इस मछली का नाम है, सीकोथोरकस यूसिसी रोमानसिक। बड़ा अजीब नाम है, पढ़ने में भी एक बार मतलब इसको दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों ये है अभी अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किया है। अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने मी बडी ऐप्स भी लॉन्च किया था। ये क्या था, जो कोरोना से जो कोविड से फाइट के लिए ये किया गया था। एक दोस्तों यहाँ के कुछ जो पार्क और नेशनल पार्क फेमस है वो है पक्के टाइगर रिजर्व, नामदा नेशनल पार्क है और पक्के पागा हॉर्निवल फेस्टिवल। तो ये भी वहाँ का बहुत फेमस है। और एक आता है दोस्तों ओनली हॉर्निवल फेस्टिवल, ये का मतलब ये नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। और जो पक्के दागा हॉर्निवल फेस्टिवल है ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और अभी दोस्तों इसमें अभी कुछ टाइम पहले ही एक ब्रिज भी बना था, दापोरोजी ब्रिज बनाया गया था। ये BRO ने बनाया था। BRO का मतलब होता है बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा बनाया गया था। और ये सुवर्णत्री नदी पर बनाया गया था और अवरसोवल जिले में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे बात है किसकी, ईटानगर की। तो थोड़ा हम ईटानगर के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों जो ईटानगर का कैपिटल अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल वो है ईटानगर। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है कितनी, 25। ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 20 फरवरी 1987 को। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1 और विधानसभा सीटें हैं टोटल 60। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है पेमा खांडू और यहाँ के जो गवर्नर है वो है BD मिश्रा। तो दोस्तों इतना हो गया अपना अरुणाचल प्रदेश के बारे में। और इसकी जिस तो सीख नेपाल, बर्मा और इन 2-3 पड़ोसी राज्य से इसकी सीमा भी लगती है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए कौन सा रोबोट तैनात किया है। तो दोस्तों अभी सेंट्रल रेलवे ने एक रोबोट बनाया है। वो क्या करता है, जो कोविड एक्चुअली जो वहाँ से यात्री निकलते हैं उनकी स्क्रीनिंग करता है। उससे क्या तो उनका वो टेम्परेचर मापता है और इससे ये पता चल जाता है कि अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या करते हैं, उसको वहाँ से लाइन से हटा देते हैं, उसको सबसे अलग रख देते हैं, या उसको मतलब कहते हैं घुसने ही नहीं देते उसके अंदर। तो वो क्या करता है, दूर से ही मतलब स्कैनिंग कर लेता है और उसके क्या करता है, एक बंदा वहाँ पे कंप्यूटर में बैठा रहता है और एक बंदा स्कैनिंग करता रहता है। अगर किसी बंदे पे कोई डाउट है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वो उसको अलग से बुला के उसको वहाँ से आउट कर देते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों अपना ऑप्शन ए, कैप्टन अर्जुन। तो कैप्टन अर्जुन नाम का एक रोबोट बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें जो कैप्टन है अर्जुन की फुल फॉर्म बनती है, उसकी फुल फॉर्म है ऑलवेज वी रिस्पॉन्सिबल जस्ट यूज टू बी नाइस। तो ये कैप्टन अर्जुन की जो फुल फॉर्म है वो बनती है। और इस स्क्रीनिंग के लिए अभी दोस्तों आपको पता होगा हमारे जो रेलवे मंत्री वो कौन है, मिस्टर पीयूष गोयल हैं। और दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो वे थे जॉन मथाई। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अभी फ़िलहाल रेलवे ने क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रेलवे ने क्या है, अभी जो दिल्ली सरकार है उसको 500 कोच देने का अभी अनाउंसमेंट किया है। और इन 500 कोचों को क्या करेगा, दिल्ली सरकार आइसोलेशन वार्ड के अंदर कन्वर्ट कर देगी, जहाँ पे कि जो मरीज़ हैं उनका ट्रीटमेंट हो इसके। क्योंकि अभी जो दिल्ली में जो मरीजों की संख्या है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा गति से बढ़ रही है। डेली के 1 से 1.5 हज़ार मतलब 1.5 से 2 हज़ार मरीज़ वहाँ पे इफ़ेक्टेड पाए जा रहे हैं। तो उन्हीं को देखते हुए धीरे धीरे उनकी जो
मतलब धीरे धीरे जो अस्पताल हैं वो भी कम पड़ते रहे हैं। और अभी क्या किया, कुछ टाइम पहले ही दिल्ली सरकार ने एक चीज़ और की थी, जो भी मल्टीप्लेक्स नर्सिंग होम है उनको क्या किया था, कोविड-19 नर्सिंग होम में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस राज्य सरकार के द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए, पंकज त्रिपाठी। तो दोस्तों ये पंकज त्रिपाठी बहुत ही मंजे हुए एक कलाकार है, एक अभिनेता है और काफ़ी फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे रोल किए। आपने देखे होगी जोली एलएलबी, जो अक्षय कुमार के साथ एक रहता है, वही है ये पंकज त्रिपाठी। तो अभी इनको वहाँ जो बिहार के जो खादी है वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी क्या था, कुछ टाइम पहले ही लास्ट ईयर ही भारत का सबसे जो बड़ा खादी मॉल था पटना में, उसका उद्घाटन नीतीश जी ने, जो यहाँ के बिहार के मंत्री नीतीश जी ने भी किया था। अब दोस्तों बात है बिहार की, तो बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। और यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है पेमा खांडू। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38, लोकसभा सीटें हैं 39, राज्यसभा सीटें हैं 16 और विधानसभा सीटें हैं 243। और दोस्तों यहाँ के कुछ जैसे फेमस है छठ पूजा, सामा चेतवा और बहुला, ये यहाँ के कुछ फेमस मतलब फेस्टिवल त्योहार्स हैं। और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी जो ओल्डेस्ट टूरिस्ट प्लेस है वो जैसे बोध गया का जो बोध गया है और तक्षशिला, तो यहाँ पे ये काफ़ी मतलब नालंदा विश्वविद्यालय, यही सब क्या है जो 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 पुराने पुराने टूरिस्ट प्लेस हैं वो भी सब कहाँ पे हैं? बिहार के अंदर ही हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी के से स्नातक होने वाले पहले पर्यवेक्षक सिख बने हैं? तो दोस्तों ये कौन बने हैं? एक्चुअली क्या है कि जो अमेरिका की सैन्य अकादमी से स्नातक अभी कोई मतलब इंडियन हुआ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन है? अनमोल नारंग। दोस्तों थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, वेरी सॉरी। ये है अनमोल नारंग। तो इसका आप अनमोल नारंग कर लीजिए। तो अपना जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, अनमोल नारंग। तो इन्हें अभी ये क्या है, सेकंड लेफ्टिनेंट है अनमोल नारंग। तो इन्हीं को अभी सैन्य अकादमी से परीक्षा से सिख मतलब पहला सिख, ये पहले सिख व्यक्ति बने हैं ऐसे करने वाले। ठीक है दोस्तों। अभी आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 में। कौन नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख बन गई है? तो दोस्तों ऐसा करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए, स्टार्टिंग वाला, कैथी लाइटर्स। तो जो लोग कैथी लाइडर्स है, ये अभी जो नासा का अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है उसमें पहली बार किसी महिला को प्रमुख बनाया है, नहीं तो आज तक कभी भी किसी महिला को प्रमुख नहीं बनाया गया। और ये क्या है, ये एचईओ मानव अन्वेषण तथा संचालन मिशन की निदेशालय की नई एसोसिएट प्रशासक बन गई है। यह पहली महिला प्रमुख बनी है। अब दोस्तों बात है यहाँ नासा की। तो नासा की जो फुल फॉर्म है वो बनती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और दोस्तों इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था? वो होता 29 जुलाई 1958 को। और इसका हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन डीसी। और इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल। और ये किसकी एजेंसी है दोस्तों? ये है अमेरिका की एजेंसी है। अमेरिका की कुछ और प्राइवेट एजेंसियां जैसे स्पेस एक्स है और एक दो और भी हैं। तो ये भी क्या है दोस्तों? अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में आर्सेलरमित्तल ग्रुप ने किस राज्य में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों अभी जो आर्सेनल ग्रुप है इसने क्या है, आर्सेलरमित्तल ग्रुप इसने क्या है अभी 2000 करोड़ इन्वेस्ट करने की एक योजना बनाई है। और ऐसा दोस्तों इन्होंने कहाँ पे किया है? तो ये किया है दोस्तों इन्होंने, इसका जो राइट आंसर है वो अपना ऑप्शन बी, उड़ीसा। तो उड़ीसा में इन्होंने ये इन्वेस्ट करने की योजना बनाई है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो ये कंपनी है आर्सेलरमित्तल, ये क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी है। ठीक है,
यह है दो, मतलब यहाँ जो उड़ीसा के अंदर दो लौह अयस्क जो खदानें हैं, कौन सी है? सागर शाही और ठकुरानी। यह उड़ीसा में दो लौह अयस्क जो खदान है, उनमें यह इतना 2000 का इन्वेस्ट करेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात है दोस्तों उड़ीसा की। तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है अपना भुवनेश्वर, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल दोस्तों 30, और यहाँ की जो सीएम है वो है नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल, लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा 10 और विधानसभा है 147। तो दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही क्या, और यहाँ के जो कुछ टाइम पहले ही यहाँ के जो मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो मोहम्मद रफ़ीक को अभी अपॉइंट किया गया था। अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों उड़ीसा सरकार ने मौजीवन पहल और मो प्रतिभा पहल भी स्टार्ट की थी। और जो अभी जो यहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक जी, उनको अभी क्या था, उनको अभी जो पेटा है उसके द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उसको ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता ही है, लॉकडाउन में सबसे जो इंसानों का तो काफ़ी बुरा हाल था ही, साथ में जो जानवर थे उनका भी काफ़ी बुरा हाल था। तो इन्होंने क्या किया था, जो एनिमल्स थे उनको रेख देख के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छे इनिशिएटिव वर्क किए थे। तो उसी को लेकर पेटा ने इन्हें यह अवार्ड दिया है, एनिमल टू अवार्ड। ठीक है दोस्तों, और अभी क्या है, अभी कुछ टाइम पहले ही वंदे उत्कल जननी एक जो राष्ट्रीय गीत था उनको यहाँ का राज्य गान घोषित कर दिया गया है। और यहाँ के सत्ताकोशी टाइगर रिजर्व काफ़ी फेमस है, और सिमलीपाल नेशनल पार्क भी यहाँ पे काफ़ी फेमस है। और जो तो अब बात उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम अभी बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। और यह द्वीप पे दोस्तों जो परमाणु जो टेस्ट होते हैं, जो मिसाइल परमाणु टेस्ट होते हैं, मोस्टली इसी द्वीप पे होते हैं, और इसके द्वारा ही वो मतलब जो टेस्ट है वो किए जाते हैं। अब दोस्तों बात है कि अपना आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में किस देश में 2 भारतीय राजनयिक अधिकारियों को लापता कर दिया गया था? मतलब इन द सेंस क्या हुआ था कि वो लापता हो गए थे अचानक। और हुआ क्या था कि इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन बी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में हमारे जो अभी एम्बेसी थी वहाँ के 2 वर्कर थे, तो वो अचानक से लापता हो गए थे। वो लापता क्या हुए थे, जो पाकिस्तान के जो वहाँ की जो पुलिस थी उन्होंने उनको पकड़ लिया था, किसके लिए, ओवरड्राइव के उसमें, और उनको जेल में डाल दिया था। बट हुआ क्या था कि बाद में जब उन्होंने बोला कि आप इस तरह से किस लिए, मतलब जो वहाँ की जो एम्बेसी होती है उसके किसी भी आदमी को इस तरह से आप नहीं डाल सकते, तो तब उनको आज की डेट में मतलब आज ही उनको रिहा कर दिया गया है पाकिस्तान सरकार ने। और ये पाकिस्तान ने ऐसा दोस्तों जानबूझकर किया है। उन्होंने रिहा भी तब किया है जब इंडिया ने यहाँ के जो एम्बेसी में पाकिस्तान के जो मतलब अधिकारी हैं उनको अच्छे से डांट पिलाई है, तब जाके ये वहाँ पे उनको मतलब छोड़ा गया है। और दोस्तों सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं, किसी भी देश में जो एम्बेसी होती है उसके किसी भी अधिकारी को आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि वह क्या होता है, एक वह थी विनया कन्वेंशन, जो एक संधि थी विनया कन्वेंशन करके आता है, एक जो संधि थी उसके हिसाब से क्या होती है, कोई भी जैसे किसी भी देश के जो राजनयिक है उसको आप पकड़ नहीं सकते, उसके लिए अलग से रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि जो भी हमारी जो वहाँ की जो एम्बेसी होती है, एम्बेसी के अंदर जैसे एक पूरा गोल घेरा है, एम्बेसी की जो बाउंड्री है उसके अंदर उस देश का कानून नहीं चलता, उसके अंदर जिस देश की वो एम्बेसी है वहाँ के कानून फॉलो होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो इंडिया की एम्बेसी है, वहाँ पे जितने भी वर्कर हैं, वहाँ पे जितने भी जो गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो भी हैं, वो सब क्या है, वो इंडिया के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, न कि पाकिस्तान के फॉलो को। और वहाँ उसके अंदर जो भी रूल रेगुलेशन चलेंगे वो सब इंडिया के चलेंगे। तो हर देश के साथ मतलब ऐसा ही है, हर देश के जो एम्बेसी है एक दूसरे कंट्री में सब ऐसे ही एक जो विनया कन्वेंशन संधि है उसके हिसाब से वो फॉलो करते हैं। तो उसी का हवाला दे के इनको जब बोला गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तब वहाँ जो पाकिस्तान पुलिस है उन्होंने उनको छोड़ा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। आई होप आपको करंट अफेयर पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।